नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गणित की पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और ये उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9496369356। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये PDF और इसी तरीके के कई नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस। पहला है यहाँ पर, गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है। देखिए यहाँ पर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आपको डायरेक्ट उसके आंसर्स पता चल जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका चाहे टैट हो, CTET हो, रीट हो या सुपर टैट हो, इस तरीके के कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है, तो अंकगणित जो है वो गणित की सभी जितनी भी शाखाएं हैं, यानी कि आपका जो रेखा गणित है, जो आपकी बीज गणित है, उन सब में सबसे पुरानी सबसे पहली अंकगणित है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, तो वो है प्रदर्शन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, क्या देखा जाए, यानी कि जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं किसी बालक का, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसमें, क्या हम उसमें देखें, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की जो विधि होती है, यानी कि बच्चे का जब स्टार्टिंग हुआ था तब वो कैसा था और लास्ट में अब सीखते सीखते उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, यही चीज़ मेनली मूल्यांकन में देखी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। ठीक, तो इसका आंसर है समाजमिति विधि। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है, तो समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना, यानी कि समस्या का समाधान करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता क्या है। अगर बात की जाए मैथ्स के बारे में कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स, तो विशेषता क्या है, तर्कपूर्णता, यानी जो गणित विषय है वो तर्कपूर्ण होता है। गणित में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि सिर्फ कह दी जाए या कर दी जाए, हर चीज़ के पीछे एक तर्क होता है, हर चीज़ के पीछे एक ठोस सबूत होता है, एक ठोस फॉर्मूला होता है, यानी कि आप इसमें कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ एकदम एग्जैक्ट होती है। फिर परिणामों की निश्चितता, जो भी इसके परिणाम होते हैं वो निश्चित होते हैं, कोई भी काल्पनिक परिणाम गणित में कहीं भी स्थान नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात जो गणित की आती है वो होती है शुद्धता। गणित विषय की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी शुद्धता। हर चीज़ इसमें निश्चित होती है, हर चीज़ इसमें शुद्ध होती है, यानी अगर 4 5 20 है तो वो 20 ही रहेगा, वो किसी भी हालत में और दूसरा उत्तर इसका हो ही नहीं सकता है। तो इसमें निश्चितता, तर्कपूर्णता और शुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, चिंता, बुद्ध, तर्क शक्ति, विश्लेषण, इनकी क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन है, तो ऑब्वियस इसका आंसर गणित ही होगा, क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जो हमारे मस्तिष्क में चिंता को, बौद्धिक शक्ति को, हमारी तर्क शक्ति को, हमारे तर्क करने की शक्ति को, कि अगर कोई चीज़ है, अगर आपसे सिर्फ ये कह दिया गया कि ये चीज़ है, तो अगर आपका गणितीय मस्तिष्क है तो वो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को कि ये चीज़ है। आप इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ है तो वो कैसे है, क्यों है। तो कैसे और क्यों के प्रश्न जो निकलते हैं वो गणित से ही निकलते हैं। तो किसी भी तरीके की तर्क करने की शक्ति, उसके बाद विश्लेषण करने की शक्ति। विश्लेषण मीन्स होता है कि आप किसी भी समस्या को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसके बारे में, उसके हर एक पार्ट के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर ये संपूर्ण जो चीज़ है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो कैसे, ये पूर्ण जो बना है वो किन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या इनके तरीके हैं। तो ये विश्लेषण करने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ें हमें गणित ही सिखाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों। क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए
जैसा कि मैंने आपको ऊपर प्रश्नों में बताया कि गणित में जो परिणाम होते हैं वो निश्चित होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो इसीलिए जो गणित के निष्कर्ष होते हैं, जो इसके रिजल्ट्स आते हैं, वो सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि इसमें ना की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, ये तर्क पर आधारित होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा? जो आपके शिक्षण उद्देश्य बताए गए हैं, जो 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य आपके बताए गए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, वो किसके द्वारा बताए गए हैं? वो बताए गए हैं ब्लूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसका अंग नहीं है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो आपके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, फिर इन तीनों पार्ट्स को 6-6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पहले 3 भाग हैं, फिर उन तीनों के 6-6 उपभाग हैं। तो वहाँ पर उसमें क्या नहीं है? तो उसमें बुद्धि कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, आपका सब जगह ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें आती हैं, पर बुद्धि कहीं नहीं आता है। ठीक, तो बुद्धि इसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? आपको बताना है कि क्या चीज़ संश्लेषण के संदर्भ में सही नहीं है। तो संश्लेषण के संदर्भ में ये बात गलत है कि संश्लेषण जो है विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ऐसा नहीं है। संश्लेषण हमेशा विश्लेषण के बाद किया जाता है। यानी विश्लेषण का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से उसको देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसका संश्लेषण किया जाता है। यानी कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि जैसे कि एक आप खिलौना लाए और फिर आपने उसका विश्लेषण करने के लिए उसके सारे पार्ट्स को अलग किया, देखा कि ये किन किन पार्ट्स से मिलकर ये खिलौना बना है। उसके बाद आपने फिर से जैसा वो बना था उसको बनाने की कोशिश की और फिर से सारे पार्ट्स को जोड़ दिया। तो जो आपने उसको तोड़ा, खोल के देखा, वो हो गया विश्लेषण। और फिर सारे पार्ट्स को जोड़कर फिर से उसको वही पूर्ण रूप देना, वो हो गया संश्लेषण। तो पहले विश्लेषण होगा फिर संश्लेषण होगा, ना कि पहले संश्लेषण फिर विश्लेषण। तो ये चीज़ गलत है कि विश्लेषण से पहले संश्लेषण होता है। नहीं, संश्लेषण विश्लेषण के बाद होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो प्रायोजना विधि का सिद्धांत जो है वो मूल्य नहीं है। यानी कि प्रायोजना में मूल्य कहीं पर भी आधारित नहीं होते हैं। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो दैनिक आपकी पाठ्य योजना होती है, जो आप पाठ्य योजना बनाते हैं, जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को जाकर, उनके निर्माण में क्या सम्मिलित होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो आती है आपकी विषय वस्तु का चयन। आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें इस पाठ्य योजना के अंतर्गत पढ़ाना क्या है, टॉपिक आप डिसाइड करोगे। देन शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, आपके इस टॉपिक के शिक्षण उद्देश्य क्या हैं, आपके इस टॉपिक को पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, आप क्यों बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना चाहते हो। तो हम उन उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। इसमें आपके कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके विषय से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। यानी कि वो जो टॉपिक है वो बच्चों को कौन से विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करवाएगा। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है आपका सब्जेक्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाता है आपका टॉपिक। तो विषय वस्तु का चयन के बाद शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद आता है शिक्षण विधियों का निर्माण। यानी कि पाठ्य योजना में आप कौन कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आपने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की, या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल विधि यूज़ की, या आपने श्यामपट्ट विधि यूज़ की। यानी किन किन शिक्षण विधियों का यूज़ करके आपने उस पाठ्य योजना को पढ़ाया। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शिक्षण विधियाँ यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी बच्चों को समझ में आएगा। और वही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि जो भी वो पाठ पढ़ा रहा है वो बच्चों को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो पाठ्य योजना के निर्माण में ये सारी चीज़ें आपकी सम्मिलित होती हैं: विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्माण और शिक्षण विधियों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है कब? जब छात्र क्या करता है? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। यानी अनुप्रयोग संबंधी जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति तब होती है जब जो बालक है, जो बच्चा है, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे सटीक विधि हो उसका चयन करे। आप देखते हैं कि जब एक ही तरीके की प्रॉब्लम
चाहे वो आपकी दैनिक ज़िंदगी में हो, चाहे वो आपकी क्लास में हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो कोई बच्चा होता है जो विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर देता है, लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा होता है वो काफ़ी मिनट्स लगा देता है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यही डिफरेंस है कि उस बच्चे ने सबसे उपयुक्त विधि को चुना और समस्या के हल को जल्दी निकाल लिया, जबकि दूसरा बच्चा उस उपयुक्त विधि को नहीं चुन पाया। तो इसका मतलब है कि उसने अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की, इसलिए उसको समय ज़्यादा लगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 तरह के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष की यहाँ पर बात आ रही है, जिसमें फिर से ज्ञानात्मक के जो भाग हैं उसके फिर 6 उपभाग हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक, तो ब्लूम के द्वारा ही इनको बताया गया है। नेक्स्ट आता है पाठ योजना का भाग नहीं होता है। तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के उद्देश्य वो पाठ्य योजना में नहीं आते हैं, शिक्षण के उद्देश्य पाठ्य योजना में आते हैं। ठीक, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। निगमन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सूत्रों का जैसे प्रयोग किया जाता है वही निगमन विधि होती है। निगमन को आप समझ सकते हो इस तरीके से, निगमन यानी कि नियम। ठीक, जो नियमों पर आधारित हो, जो सूत्रों पर आधारित हो, वो निगमन विधि होती है। ठीक, वहाँ पर आपकी निगमन विधि यूज़ की जाती है। जैसे कि आपको मैंने सीधे सीधे एक क्वेश्चन दे दिया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ये है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है L/B, लंबाई इंटू चौड़ाई, और आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो ये सीधे क्या हुआ? नियम पर आधारित हुआ। तो यहाँ पर ये जब आप सीधे सीधे सूत्र का यूज़ कर रहे हो, सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो, सीधे सीधे आप नियम का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका निगमन होता है, और निगमन का अर्थ होता है सूत्रों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो आपका शिक्षण सूत्र है वो किस पर आधारित है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप निगमन विधि का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप नियम लगाते हो। पहले आपको किसी भी तरीके के उसके अंदर जाके उसके पार्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे जो नियम है, जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि निगमन विधि। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि हो गया तो विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि हो गया। इसी तरीके से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी आपका आगमन विधि हो गया। ठीक, आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम बच्चों को उदाहरण बताते हैं और फिर उदाहरणों के द्वारा समझाते हुए हम नियमों तक पहुंचते हैं। जबकि निगमन में क्या होता है, हम डायरेक्ट पहले नियम बता देते हैं, फॉर्मूले बता देते हैं और बाद में हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, तो आगमन विधि में क्या होता है, हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसके नियमों पर पहुंचते हैं। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। किस तरीके के सूत्र हैं? तो ये सजीवता के सूत्र हैं। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसीलिए गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना निर्माण आवश्यक है। यानी यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या गणित शिक्षण के लिए, क्या मैथ्स की टीचिंग के लिए लेसन प्लान्स बनाना ज़रूरी है? तो हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो आपकी विषय वस्तु है, जो आपका टॉपिक है, उसको आप बच्चों तक एक सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग से नहीं पढ़ाएंगे मैथ्स को तो क्या होगा कि आपका सब मिक्सअप हो जाएगा और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बच्चों को प्लान बनाना ज़रूरी है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो रेखा गणित में आकार, विस्तार और स्थिति को, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री आप जानते हैं हर चीज़ की क्या आकार है उसका, क्या उसकी आकृति है, उसका विस्तार कितना है, उसकी स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगला है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? तो बिल्कुल इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं है, गणित का सीधा सीधा संबंध विज्ञान से होता है। आपने देखा भी होगा जो भी साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स और साइंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट
कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जब आप शिक्षण सूत्र भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही होता है कि हम एक सब्जेक्ट्स को लेते हुए ही दूसरे सब्जेक्ट को समझाते हैं और सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। लेकिन अगर गणित और विज्ञान की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे से, एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल भाई बहन की तरह हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। यानी कि मैथ्स में आधी से ज़्यादा साइंस होती है, साइंस यूज़ की जाती है, और साइंस में आधी से ज़्यादा मैथ्स यूज़ की जाती है। आप खुद भी ये चीज़ अगर सोच कर देखेंगे, चाहे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे बायो ले लीजिए, चाहे आप फिज़िक्स ले लीजिए, फिज़िक्स तो ऑलमोस्ट ही मैथ्स पे डिपेंड करती है। इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी प्रमेय होती हैं, आपने पढ़ी होंगी तो आप खुद ही ये चीज़ जानते हैं कि कितनी सारी मैथ्स होती है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो शिक्षण उद्देश्य कहलाते हैं कि जो भी हमने शिक्षण कार्य किया उसके जो भी उद्देश्य थे वो हमें कक्षा में ही प्राप्त हो जाते हैं, तो वो शिक्षण उद्देश्य होते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन जब किया जाता है तो उसमें ब्लूप्रिंट में क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके मैथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक, ये वीडियो में जो भी बताया गया है मेरे द्वारा वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, लाइक टेट, सीटेट, रीट, नेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लाइव क्लास भी इवनिंग में चलती है तो वो 6 से 8 बजे तक होती है, तो आप वो भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप अच्छे से और तैयारी कर सकें। और किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हो तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।